देखिए भाई, अब 2 माइक्रो कूलम का 300 पे रखा हुआ है। इसका मतलब 300 पे 2 माइक्रो कूलम का ये रख दिया हमने 300 पे, एक्स एक्सिस पे रखा। और -2 माइक्रो कूलम का, ये -2 माइक्रो कूलम का हमने -300 पे रख दिया। तो एक तरीके से आप देखो ये डाइपोल बन गया। यस डाइपोल बन गया। यस। और आपको वर्क कहां से कहां तक ले जाने में चाहिए? 040 और 080 तक। तो ये 040 जो है, आप ये देखो कि ये कौन से एक्सिस पे ला है। तो पहली बात तो हाँ डाइपोल बन रहा है ये ए से बी तक। एज 040 and 080 is on y-axis। ये जो आपके पास 040 और 080 है, ये आपका कहां पर लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे डाइपोल डाइपोल है अलोंग एक्स एक्सिस, एंड डाइपोल इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई। यस और इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल, इसका मतलब वर्क डन भी 0 होगा। डाइपोल इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस इज एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन। where वर्क डन या पोटेंशियल 0 होगा, वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0। तो वर्क कितना करना पड़ा? 0 करना पड़ा। डाइपोल हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, और 040 080 जो है ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। इसका मतलब, और वाई एक्सिस क्या है? ये जो है इक्वेटोरियल लाइन हो गई इसकी। इसका मतलब, और इक्वेटोरियल लाइन पे वर्क डन 0 होता है डाइपोल, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए वर्क डन 0 होगा। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है, कोई डायग्राम दे दिया, ये एक सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिखा दी, क्या ये ठीक है? ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाई है सरफेस से, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये डायग्राम सही है? इस डायग्राम में गलती है तो क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, यहाँ पे टेंजेंट है। इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the surface which produces it। But here इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है जो उसको प्रोड्यूस करता है। बट हियर इलेक्ट्रिक लाइंस आर टेंजेंट ऑन सरफेस।
तो इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ये डायग्राम, ठीक है ना, क्योंकि वो टेंजेंट बनाते हुए आगे। सिमिलरली मान लिया हमने ये कहा, देखिए अब आपका इसके बाद पोटेंशियल बता दिया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसकी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है और उसके बारे में बताया। अब इसमें आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर हम किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, अगर किसी सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी, वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी सरफेस को इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस से पास हो गई, यहां काउंटिंग कर रहे हो 1 2 3 4 नॉर्मली पास हो गई। इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हुई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ई और ए की। जैसे हमने, और एरिया वेक्टर की पता ही है आपको, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड ऑन द सरफेस। इसकी यूनिट क्या बनी भाई, न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, और ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे हमने कहा कि मैक्सिमम फ्लक्स कब पास होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes if surface is placed perpendicular to the electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल रखी है तब मैक्सिमम फ्लक्स, जैसे हमने कहा ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं आपसे कहूं कि सरफेस कैसे रखी है आपने, इसके नॉर्मल। तो जब सरफेस तुमने नॉर्मल रख दी, सरफेस आपने नॉर्मल रख दी, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, एरिया वेक्टर तो सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है ना। एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस पे नॉर्मल नहीं, क्यों, ये आउटवर्ड, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड।
अगर ये मैंने सरफेस ऐसे रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये तो अब इसका एरिया वेक्टर तो ये आएगा कि सरफेस पे बाहर की तरफ ड्रॉन नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस इज प्लेस नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि थीटा 0 डिग्री का बन गया। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री, और फ्लक्स ई ए कॉस थीटा, ए कॉस 0 1 होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्लक्स कब पास होता है? जब सरफेस कैसे रखी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई हो, तब पास हो, क्योंकि तभी उसका जो उस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल खींचोगे एरिया वेक्टर, वो पैरेलल आ जाए। ठीक है भाई, वो पैरेलल आ जाए। बताइए अब, यहां चलो ये बात हो गई। अब मान लेते हैं हम आपसे कहें, जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड is acting along y-axis and magnitude 3 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। कितने मैग्नीट्यूड का है? while surface placed is a square plate lying in XZ plane, and each side of square is 2 centimeter. Find electric flux जो इससे पास हो रहा है। तो अब आप क्या ऐसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखी है भाई? वाई, एक तो 3 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, और वाई एक्सेस के अलोंग है, यानी कि जे कैप आ गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सेस के अलोंग है तो जे कैप आ जाएगा, इसलिए हमने यहां जे कैप ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, जे कैप आ गया। और एरिया देखो, साइड का स्क्वायर 2 सेंटीमीटर है, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 4 into 10 की पावर -4 मीटर। लेकिन थीटा कितने का बना यहां पर? एक्सजेड प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। एरिया वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि एक्सजेड एज, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू एक्सजेड प्लेन। भाई जो सरफेस है आपकी वो एक्सजेड प्लेन पे है, और एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो एक्सजेड प्लेन के परपेंडिकुलर तो वाई एक्सिस हो गया। इसका मतलब एरिया वेक्टर को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो किधर क्या लगा है इसमें? आई, जे या के? बताओ जे। भाई एरिया वेक्टर जो है वो तो वाई एक्सिस के अलोंग आया, एक्सजेड प्लेन के परपेंडिकुलर। सरफेस एक्सजेड प्लेन पे रखी है, ऐसे समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है,
सरफेस ऐसे रखी है एक्स जेड प्लेन पे, तो इसका एरिया वेक्टर भी तो यही हो गया दोनों, तो यानी जे आ गया। तो अब आपका फ्लक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला E डॉट ए लगा लो। E हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 5 जे डॉट 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जे 12 120 जे डॉट जे, और जे डॉट जे क्या होता है भाई 1 होता है, यानी कि 120 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर का फ्लक्स पास हो गया। ठीक है बच्चों, इतना बस, इतना रखते हैं। कल का टाइम वही अपने सारे